नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुलाई महीना और अगस्त महीना। दोनों महीनों में जुलाई तो पूरा हो गया, अगस्त 10 दिन बचे हैं। और दोनों महीनों पे में युवाओं ने की गतिविधियों पर ही सारा ध्यान केंद्रित है। आपको मालूम ही है कि जुलाई में बच्चों ने जंतर मंतर पर अनशन किया और वहां पर पहले धरना लगाया, फिर अनशन किया, फिर सोनम वांगचुक वहां पर आकर बैठे, फिर गति मिली, लोग और बढ़ने लगे। और फिर 20 तारीख को जो हिंसा हुई, खास तौर से पुलिस के द्वारा छोटी छोटी बच्चियों पर जिस तरह से मार मारी गई और जिस तरह से उनको डराया धमकाया गया, और उसके बाद से और 20 तारीख को भी, मतलब जिस दिन, सही बात पूछी जाए तो जिस दिन सोनम वांगचुक को धरना स्थल से अगवा किया सरकार ने, अपने सिविल ड्रेस में लोगों को भेज करके, पुलिस के कोई डॉक्टर की ड्रेस में गया, कोई सिविल ड्रेस में गया, और उनको वहां से उठा लिया, मतलब एक तरह से अगवा कर लिया। हालांकि वो ले गए अस्पताल, उनकी जान को खतरा नहीं हो इसके लिए, लेकिन वो ये भी एक बहाना ही था कि जान को खतरा है। तो रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं आया कि जान को खतरा है। लेकिन पुलिस ने, मतलब जो बर्बरता दिखाई उस रोज भी, जिस तरह से अगवा किया, उससे लोगों में गुस्सा पनपा। और बच्चे जो है और अधिक 20 तारीख के मार्च की जो घोषणा थी, उसमें लोग और आए, जबरदस्त भीड़, मतलब जंतर मंतर पर इतने ज्यादा लोगों का जमावड़ा था कि कनॉट पैलेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट और रायसीना रोड और सब भरे हुए थे। इसके चलते पूरा पूरा जुलाई महीना छात्रों पर ही या युवाओं पर ही केंद्रित रहा। और अभी पिछले 10 दिन से लगातार छात्रों पर ही केंद्रित है, क्योंकि कहीं झारखंड में आंदोलन हो रहा है, कहीं पटना में आंदोलन हो रहा है, कहीं बेंगलोर में आंदोलन हो रहा है, और छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर के सड़क सड़क पर उतरे हुए हैं। बेंगलोर के आंदोलन को तो वहां के चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने बच्चों के बीच में जाकर के बातचीत करके शायद सुलटा लिया लगता है। झारखंड में भी चीफ मिनिस्टर ने बातचीत करने को कहा तो है। पहले उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ बातचीत करवाई है, और बातचीत करने के बाद अब उनको अब शायद वो खुद बात करेंगे। पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि पिछले इन 40 दिनों 45 दिनों में जिस तरह से छात्रों ने अपनी तरफ ध्यान खींचा है, सारी पॉलिटिक्स का, सारी राजनीति का, और उससे ये उभर करके आया कि 7 तारीख से 7, 8, 9, 3, 4 दिन लगातार जो है स्थापित नेता जितने भी हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एलओपी हो, चाहे गवर्नर हो, एक वो बिना किसी जिम्मेदारी के पूरी देश को आदेश देने वाले मोहन भागवत हों, सभी इन छात्रों की बात पर ही केंद्रित रहे। और ये प्रयास किया कि किसी तरह से छात्रों को समझाया जाए, या छात्रों को अपने पक्ष में किया जाए, या छात्रों की मांगों को, या उनसे उनको भ्रमित करके, या उनकी उनसे जो मांग वो कर रहे हैं उनको छोड़ करके दूसरी चीजों पर उनका ध्यान आकर्षित किया जाए। इस तरह के प्रयास पिछले दिनों हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी आईआईटी के दीक्षांत समारोह में गए। ये बहुत ही उच्च स्तर का एक कार्यक्रम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आईआईटी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वहां पर पढ़ने वाले बच्चों का तो खैर, तो वहां उन्होंने
आईआईटी के बच्चों के बीच में जाकर के छात्रों को मोटिवेट करने का काम किया। और वैसे ये एक सामान्य बात है कि कोई भी इस तरह का जो इवेंट होता है आईआईटी के, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह का, उसमें कोई ना कोई बड़ा आदमी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या होम मिनिस्टर वगैरह, ये भी जो है छोटे छोटे विश्वविद्यालयों में, दूसरे विश्वविद्यालयों में जाते हैं। और फिर राज्यपाल या मुख्यमंत्री भी कई दीक्षांत समारोह में जाते हैं। अगर बड़े नेताओं को समय नहीं होता तो दूसरे लोग भी जाते, तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि वहां पर जाकर के आप क्या बोल रहे हो, क्या भाषण दे रहे हो, बच्चों को क्या निर्देश दे रहे हो, बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हो, ये महत्वपूर्ण है। तो नरेंद्र मोदी मोदी ने बच्चों को क्या कहा, किस दिशा में जाने की बात कही, ये हम आगे बातचीत करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता भी 8 अगस्त को इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में उनका छात्रों की गूंज कार्यक्रम था। वैसा कार्यक्रम वो पहले कोटा में और देहरादून में कर चुके हैं। वही वैसा ही कार्यक्रम, एक छात्रों से मिलने का उनका और छात्रों से संवाद करने का कार्यक्रम था अ, इलाहाबाद। इलाहाबाद में भी सरकार ने पहले उनको परमिशन दे दी, फिर उसको रद्द कर दिया, फिर दबाव आने पर उसको फिर से दे दी। लेकिन उसको, उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वहां पर पानी, उस मैदान में बारिश होने से काफी बार पानी भर गया, कीचड़ हो गया। और यही नहीं, गटर के मुंह उधर मैदान में खोल दिए, तो गंदा पानी, बदबूदार पानी भी उस मैदान में फैल गया। तो लोगों को वहां पर पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन फिर भी कहते हैं कि इलाहाबाद में इतनी सारी भीड़ बिना किसी प्रयत्न के, मतलब बसें लगा करके और ट्रेनों में और इस तरह से लोग आते हैं, वैसे बिल्कुल नहीं लाए गए। और उन्होंने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज, अपने स्वयं स्फूर्त आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये एक बड़ी बात है। और यहां तक कहा जा रहा है कि अ, अमिताभ बच्चन जो 84-85 में चुनाव लड़े थे बहुगुणा के खिलाफ, उस समय जितनी भीड़ हुई थी उस मैदान में, उससे भी ज्यादा भीड़ इस बार अभी राहुल गांधी के कार्यक्रम में हुई। मैं सिर्फ जो अ, विभिन्न स्रोतों से जो खबर आई उसके बारे में बता रहा हूं, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता। और राहुल गांधी इस कार्यक्रम के बहाने, छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बहाने, अलग अलग शहरों में जाकर के वहां के छात्रों से तो बात करते ही हैं, उनको तो मोटिवेट कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी कांग्रेस के लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। कांग्रेस में भी एक इन प्रयासों से एक नई जान आ रही है, ऐसा लगता है। तीसरा प्रयास मोहन भागवत जी ने किया। बंबई में एक साक्षात्कार जैन जी के छात्रों के बीच में किया। 2000 छात्र वहां पर उपस्थित थे लगभग। और उनका एक, इस साक्षात्कार को पांचजन्य पत्रिका ने प्रसारित किया। शायद लिया भी पांचजन्य पत्रिका के लोगों ने ही होगा इसको, क्योंकि पांचजन्य पत्रिका और आरएसएस तो एक ही बात है। उन्होंने जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी। और और मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि मोहन भागवत जी को इस तरह के कार्यक्रम की क्यों जरूरत पड़ी, जबकि उनके तो कई सैकड़ों स्कूल चलते हैं, हजारों स्कूल चलते हैं बल्कि। और उसमें सब जैन जी ही पढ़ते हैं। तो उन्हीं से बातचीत कर लेते, उन्हीं से संवाद कर लेते, और तो वो मैसेज सारे देश में चला जाता। और उनका तो कनेक्ट है ही है उन, और शाखाओं में भी युवा जाते हैं, वहां से भी कनेक्ट हो ही सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस माध्यम को अपनाया और उन्होंने जैन जी के साथ बैठ करके बातचीत करने की कोशिश की।
अब इन तीनों नेताओं के कार्यक्रमों की बातचीत को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इन तीनों भाषणों का अध्ययन करें। दोस्तों, मैं आपको बीच में ये अपील कर दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगते तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों को और परिजनों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इन तीनों भाषणों का अगर हम अध्ययन करें तो ये पाएंगे कि नरेंद्र मोदी का जो IIT में कार्यक्रम था, उन्होंने बच्चों से कहा कि डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। डिग्री से नहीं, जीवन में सफलता आपकी मेहनत और परिश्रम से ही मिलती है। उन्होंने कहा कि जीवन में आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारे सवाल आते हैं, उनको आप अपने विवेक और उससे ही उनका समाधान कर सकते हैं। डिग्री अपनी जगह है, लेकिन ये जो उन्होंने बात कही ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन क्या इससे ये मैसेज देना चाहते थे कि डिग्री का उपयोग नहीं रहा है अब? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि बच्चों को ये कहें कि आपकी डिग्री तो ठीक है, लेकिन आपको आपके जीवन में सफलता जो है आपकी परिश्रम से मिलेगी। ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि डिग्री के बिना आप मेहनत कितनी भी कर लें उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते जो डिग्री पहुंचा जिस मुकाम पर डिग्री पहुंचाती है। उन्होंने कहा किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, सरकार के भरोसे भी नहीं। और एक और बात बहुत ही विवादित कही उन्होंने कि मैं कोई बागेश्वर बाबा नहीं हूं जो आपका भविष्य बता दूं। मतलब क्या बागेश्वर बाबा भविष्य बता सकते हैं? वो पर्ची निकालते हैं, वो सही है। और क्या क्यों IIT के बच्चों के बीच में, विज्ञान और तकनीकी के बच्चों के बीच में तो इस बागेश्वर बाबा को स्थापित करने का कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी? ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। और इससे क्या वो भ्रम पैदा करना चाहते थे बच्चों के बीच में कि भविष्य आपको जो है आपकी मेहनत करेंगे तो मिलेगा, लेकिन आपको अपना भविष्य के भरोसे, मतलब अपने भाग्य को जो है बागेश्वर बाबा से भी पूछ के देखना चाहिए? क्या ये वो भाषण, नरेंद्र मोदी के भाषण में कोई झनकार नहीं थी, झनकत करने वाला नहीं लग रहा था बच्चों को, कोई एकदम से उत्साहित कर दे ऐसा भाषण नहीं। वो भाषण केवल मन की बात जैसा भाषण लग रहा था। लेकिन वो पिछले 3 4 कई कई दिनों से, मतलब अ, रात को इस आंदोलन चल रहा था तब भी, आंदोलन के बाद भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर जाकर के रात को अपने जो रील बना करके लोगों के बच्चों के सामने पेश किया। और माय फ्रेंड्स और ये वो जो बातें कही उन्होंने, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। उससे भी बच्चे जो है कोई ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उसमें जो त्रुटियां थी बनाने में और कैसे बनाते हैं, ये सब प्रयोग उनको बताने छात्रों ने मोदी जी को बताया। एक भी वाक्य ऐसा नहीं था कि बच्चों को जनकृत, मतलब उसमें स्फूर्ति पैदा करते। कोई भविष्य की योजना नहीं थी, रोजगार के साधनों की बात नहीं थी, खुद ही करना है सब कुछ। यानी सरकार से किसी तरह की अपेक्षा न करें, सरकार से नहीं पूछें कि डिग्री तो मिल हमने ले ली पर रोजगार कहाँ है। बस मोदी बोले दुनिया बदल रही है, आपको भी उसके अनुसार बदलना है। मतलब सरकार से आप किसी तरह की अपेक्षा नहीं करें, आप अपने आप को आप बदलें, अपने आप रोजगार प्राप्त करें, अपने आप सफल हों। इसके सिवा उस बात में कुछ भी दम नहीं था। जंतर मंतर का आंदोलन यही तो पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है। शिक्षा इतनी महंगी क्यों है? शिक्षा का व्यापार क्यों हो रहा है? संविधान के अनुसार गरीब और अमीर सबको गुणवत्ता युक्त शिक्षा
प्राप्त करने का अधिकार है। यही नहीं, ये चुनी हुई सरकार का दायित्व भी है कि सबको शिक्षा प्रदान करे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कुछ भी नहीं बोला। न उन्होंने रोजगार पे बोला, उन्होंने कहा आपको खुद को ही रोजगार तय करना है, तलाश करना है। और न ही उन्होंने बढ़ती हुई खाई है, जो विषमता की खाई बढ़ रही है और शिक्षा में जो विषमता फैली हुई है, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों लिया और वो कल्पित कौन है जिन्होंने इस पेपर लीक में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। तो प्रधानमंत्री के भाषण से कोई ज्यादा बच्चों में मतलब उत्साह नहीं जागा, मुझे ऐसा लगता है। इसके ठीक उलट इलाहाबाद के छात्रों की गूंज में एक आकर्षण था, एक उत्साह भी था। बच्चों में आज की स्थिति के लिए एक आक्रोश भी था। राहुल गांधी ने बच्चों को भाषण कम संवाद किया। एलओपी ने कहा व्यवस्था से सवाल करो, शिक्षा इतनी महंगी क्यों है, महंगी शिक्षा के बाद भी रोजगार क्यों नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हमारा शिक्षा ढांचा चरमरा रहा है, उसे ठीक करना है। शिक्षा का निजीकरण, वो कोचिंग संस्थान इस चरमराते ढांचे को बचा नहीं सकते। भारत में शिक्षा बहुत महंगी है, उसके बाद भी अवसरों की समानता क्यों नहीं है। राहुल गांधी ने वास्तव में छात्रों के मन की बात कर रहे थे और छात्रों से व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होने की बात कर रहे थे। छात्रों से संवाद कर रहे थे, उनसे सुन रहे थे। उनकी परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है तब क्या स्थिति होती है, छात्रों और परिवार का क्या क्या बीतती है। जमीन बेचकर, वहां छात्रों ने बताया कि जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे दोबारा परीक्षा होती तो फिर परिवार टूट जाता है और बहुत बार छात्र आत्महत्या कर लेते हैं, घर बिखर जाता है। नेट की परीक्षा में के पेपर लीक के बाद 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। मोहन भागवत ने इशारों इशारों में सरकार से कहा बच्चों से बात करो, आंदोलन क्यों। आरएसएस सीधे सत्ता में तो नहीं है, पर सत्ता से अलग भी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि वो सत्ता से अलग है। भागवत जंतर मंतर आंदोलन के बच्चों को ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं। वे समाज को बदलने की बात कर रहे हैं। समाज की को एक संस्कृति की पहचान देने की बात कर रहे हैं। वो ये जानते हुए भी कि छात्र समाज नहीं बदल सकते। कॉरपोरेट वर्ल्ड जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह घुस चुका है, उससे सरकार को ही लड़ना होगा। लेकिन मोहन भागवत सरकार को कहीं कटघरे में नहीं खड़ा करते। मोहन भागवत बच्चों के आर्थिक राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, वे सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्नों में उलझाने का प्रयास करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि तीनों कार्यक्रमों की दिशा बिल्कुल अलग अलग है। युवा इसमें भ्रमित होता है। सरकार और आरएसएस चाहती भी है, यही है कि युवा भ्रमित रहे। यहां मैं एक कार्यक्रम को और जोड़ता हूं। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में विश्वविद्यालय में निरीक्षण के लिए जाती है और वहां हॉस्टल की मेस से कुछ सैंपल लेती है। उन सैंपल को अपने साथ लखनऊ ले जाती है। एक सैंपल वहां पर जांच के लिए देती है, एक अपने साथ सैंपल लेकर आती है और ये कह करके लाती है कि क्या पता यहाँ पर सैंपल बदल दिया जाए। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे गुजरात में ऐसे ही बदल देते थे सैंपल। तो मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि वो सैंपल बदल भी सकते हैं। अब अपनी ही सरकार पर अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वो सरकार क्यों चल रही है, हमारे ये समझ नहीं आ रहा।
लेकिन गोरखपुर के विश्वविद्यालय में जो बोलती है वो महत्वपूर्ण है। वो विश्वविद्यालय प्रशासन पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाती है। प्रशासन पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगाती है, ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री योगी के क्षेत्र में विश्वविद्यालय और शिक्षा का ये हाल है तो प्रदेश में क्या हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं। ये सीधा हमला योगी जी पर था। खैर, ये चारों कार्यक्रम युवाओं से जुड़े हुए थे। हमने चारों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। आगे क्या होगा वक्त बताएगा, पर एक बात साफ है कि सरकार और आरएसएस युवाओं की समस्याओं को हल करने में तनिक भी रुचि नहीं ले रही है। वो इनसे ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। और ये बात जंतर मंतर आंदोलन और आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह से स्पष्ट हो जाती है। बाकी आनंदीबेन तो एक मोहरा है। असली लड़ाई तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी के बीच जारी है। इसका परिणाम क्या होगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये 2 दिन का जो 7-8 में जो कार्यक्रम हुए, और 9 को भी आप मान लें इसमें भली, लेकिन 7-8 के जो कार्यक्रम हुए और जिनमें जो एलओपी और प्रधानमंत्री और राज्यपाल और ये लोग गए और इन्होंने जो भाषण दिए वहां पर, मोहन भागवत ने भी जो अपना करिश्मा दिखाया, वो सब बच्चों पे ही केंद्रित थे। और ये सारा काम जो है जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद शुरू हुआ, क्योंकि जंतर मंतर के पहले बच्चों को कोई भी इतना गंभीरता से नहीं ले रहा था। अब बच्चे जब हड़ताल पर चले गए और सरकार को झुका दिया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, और कहते हैं कि अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था, स्थिति इतनी विकट हो गई थी, और इसलिए ही प्रधान का इस्तीफा लिया। और अभी भी उस इस्तीफे के और जो एमओयू साइन हुआ, मतलब दोनों के बीच में जो समझौता साइन हुआ कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार के 2 मंत्रियों के बीच में, वो समझौता अभी भी लिखित में दस्तखत करके बच्चों को नहीं दिया है। वो बच्चे अभी भी मांग रहे हैं, और वो एफआईआर और वो सारे चीजें जो अभी भी चल रही है उनका भी निस्तारण मांग रहे हैं। तो आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बात सही है कि अब बच्चे पीछे हटने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, हम जो ये बात करते हैं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, ये सिर्फ इसलिए है कि ये हम इस यूट्यूब चैनल पर कुछ गंभीर मसलों पर बात करते हैं। सरकार से और जनता से और छात्रों से और आम जन से जुड़े हुए मसलों पर बात करते हैं, और उनका हल भी सुझाते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है कि इस देश में हो क्या रहा है। तो इसलिए हम अगर आप इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।